किसान भाई अधिक उत्पादन की चाह में अत्यधिक मात्रा में रसायनों का जमकर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में उपस्थित प्राकृतिक उर्वरता धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब समूची भूमि बंजर हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो चलिए प्राकृतिक खेती की तकनीक और इसके लाभों के बारे में जानते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा से। किसान भाइयों, मैं आज सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे में आप सबको बताऊंगा। प्राकृतिक खेती में प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती हैं। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। खेती करने के लिए सबसे पहले हमें जीवामृत तैयार करते हैं, फिर जीवामृत तैयार करते हैं और बीजामृत, और पौध संरक्षण के लिए हमारे पास जो है अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमअस्त्र और खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं। खेत तैयार करते वक्त फिर जब हम इसमें तैयार करते हैं तो खेत लगाने के लिए हम इसमें घन जीवामृत डालते हैं। और घन जीवामृत डालने के लिए घन जीवामृत कैसे बनाते हैं, उसमें गोबर होता है और गोमूत्र आदि का उपयोग करके बनाते हैं। ऐसे ही जो बीजामृत है, एक बीजामृत है जो बीज लगाने से पहले या नर्सरी पौध लगाने से पहले हम उसको नर्सरी को या बीज को बीजामृत से ट्रीट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो इसमें कीड़े या बीमारियां होती हैं वो उससे हम उसको ख़त्म कर देते हैं, वो उसमें फिर बीज में नहीं लगते हैं। ऐसे ही हम नर्सरी को भी ट्रीट कर लेते हैं। नर्सरी का पौधा खेत में लगाने से पहले हम उसको बीजामृत से ट्रीट करते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम उसको खेत में लगा देते हैं तो जो पौधे में जो बीमारी होती है जड़ों से, वो उसकी ये कीड़े होते हैं वो उससे या बीमारी होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं, तथा जो मिट्टी में भी जो कीड़े या बीमारियां होती हैं वो उसको भी इससे प्रोटेक्शन उससे मिल जाती है। तो ये हमारा बीजामृत का उपयोग होता है। ऐसे ही हम जब फसल लगा देते हैं उसके बाद हम इसमें आच्छादन का प्रयोग करते हैं। आच्छादन जो है, जैसे कि हमारे खेत में जो घास फूस होते हैं मिले हुए होते हैं, उन्हीं से लेकर के कम से कम 1 इंच मोटी तय उस पे मिट्टी पे हम बिछा देते हैं। और उसके बीच बीच में जैसे हमारे पौधे लगे होते हैं तो मिट्टी को हम बिल्कुल खाली जगह नहीं छोड़ते हैं, सारी की सारी जगह जो है आच्छादन से ढकी होनी चाहिए। आच्छादन का जो प्रयोग करने का फ़ायदा ये होता है कि आच्छादन से एक तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और नमी बनने के साथ साथ मिट्टी भुरभुरी रहती है, उसमें खरपतवार की संख्या ज़्यादा नहीं निकलते हैं और उसमें केंचुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। तो जीवामृत है, जीवामृत में देसी गाय का गोबर और देसी गाय का गोमूत्र और बेसन और थोड़ा सा 250 ग्राम के आसपास एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर के उसमें मिला लेते हैं और फिर 72 घंटे के लिए उसको मिला करके 200 लीटर पानी में डाल देते हैं और उसको घड़ी की सुई के अनुसार घुमाते हैं। उसके बाद में हम उसको 72 घंटे रख देते हैं, बाद में उसको छान करके हम इसका उपयोग करते हैं। जीवामृत का प्रयोग किसान भाई खाद्यान्न फसलों, तिलहनी फसलों, दलहनी फसलों, शाक सब्जियों और फल बागानों में कर सकते हैं। अगर किसान भाई फसलों पर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो वह 2 लीटर जीवामृत को 13 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसी तरीके से जब फसल लग जाती है और तैयार हो जाती है तो 20 दिन के बाद या हम उसको फसल को मॉनिटर करते रहते हैं, रेगुलर इंटरवल पर देखते रहते हैं कि कब इसमें बीमारी आ रही, कब कीड़ा आ रहा है लगाने पे। तो उसमें हम जो है अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमअस्त्र, इन दवाइयों का जो है हम उपयोग करते हैं। कब कब करते हैं, अभी तक हमने जो देखा है 2 साल की अपनी इस स्टडी में कि अगर मान लो जैसे कीड़े लगते हैं गोभी में, गोभी वर्गीय जो कीड़े लगते हैं उसको हम 1 सप्ताह के अंतराल पे छिड़काव करते हैं। इसके 1 सप्ताह के अंतराल पे छिड़काव करने से क्या होता है कि जो भी इसमें कीड़ा आएगा वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमने इसमें फसल पे कीड़े को आने नहीं देना है। इससे जो हमारी फसल जो है स्वस्थ रहती है। और इसमें प्राकृतिक खेती में एक फ़ायदा यह है कि इसकी जो पैदावार है, क्वालिटी है,
क्वालिटी बहुत उत्तम क्वालिटी की होती है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राकृतिक विधि से की हुई सब्जी या जो चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसके साथ हमें न्यूट्रिएंट जो है पोषक तत्व हैं वो हमें अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके रासायनिक विधि से अगर हम उसको कंपेयर करके देखें तो हमारी बॉडी भी में उसमें भी संतुलन जो पौष्टिकता बढ़ी रहेगी, हमें दूसरी बाहर से दवाइयों की मात्रा भी कम लेनी पड़ेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में कमी होने, कम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। अधिक तापमान के कारण रबी फसलों की जल मांग बढ़ सकती है, अतः मिलानी के लक्षण दिखाई देते ही या फसलों की क्रांतिक अवस्था के अनुसार सिंचाई की व्यवस्था करें। फसल की अवस्था और बादलों की स्थिति के अनुसार चने में फली छेदक कीट के प्रकोप में सहायक है, अतः खेत पर लगातार निगरानी रखें जिससे कीट व्याधि के प्रकोप का पता चल सके। चने की फसल में फली छेदक के नियंत्रण के लिए इंडोक्स कार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में बुआई के 90 से 95 दिन बाद पौधों में दूधिया अवस्था पर 5वीं सिंचाई देवें और जौ की फसल में बुआई के 90 से 100 दिन बाद तीसरी सिंचाई देवें। देरी से बोई गई गेहूं की फसल में बुआई के 85 से 90 दिन बाद पौधों में बाली बनने पर चौथी सिंचाई देवें। रबी फसलों गेहूं और जौ को दीमक से बचाने के लिए समस्या वाले क्षेत्रों में सिंचाई पानी के साथ क्लोरोपाइरिफोस 20 EC नामक दवा 2400 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। सरसों में फलियों को झड़ने से बचाने के लिए फसल की कटाई शारीरिक परिपक्वता के आधार पर करें। पशुओं को संतुलित आहार के साथ साथ खनिज मिश्रण भी प्रतिदिन खिलाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के उपाय करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगवाएं एवं पेट में कीड़ों की दवाई नियमित दें। किसानों को अपने बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और महामारी कोविड-19 को देखते हुए बाहर की यात्रा के दौरान मास्क का उपयोग करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करमोदा, जिला सवाई माधोपुर के कृषक रमेश कुमार ने। ये अमरूदों के पुराने अनुत्पादक वृक्षों की कटाई छटाई किस प्रकार से करें ताकि इनसे दोबारा से अच्छा फल उत्पादन मिल सके। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, अमरूद एक ऐसी फसल है जो कि अपनी पूर्ण अवस्था 15 से 20 साल में प्राप्त कर लेती है। तो अगर आपके ऐसे अनुत्पादक बाग हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और उसमें विभिन्न किस्म के रोग लग गए हों, तो इसमें जीर्णोद्धार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिससे कि हम उसमें नए जीवन का संचरण कर लेते हैं।
आपके बाग अगर 15 से 20 साल पुराने हैं और उसमें फलन सही तरीके से या हर साल नहीं हो रहा है तो उसका जीर्णोद्धार करके फिर से पहले जैसे उत्पादन ले सकते हैं। इसमें मुख्य तने से निकलने वाली जितनी शाखाएं हैं उन्हें मुख्य तने से 1 फीट के आसपास से कटाई कर दी जाती है, जिसमें नई शाखाएं निकलती हैं और उन शाखाओं में फिर से फलन आने लगता है। तो जैसे आप बाग में देखेंगे कि बाग का एक सिद्धांत है कि जो टहनियाँ हैं वो आपस में सटी ना। अगर आप उन टहनियों को छांट देंगे, बीच से खोल देंगे तो रोशनी उसके अंदर आ जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो रोगग्रस्त टहनियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रोग लग चुका है, उनको आप छटाई कर दें। तो छटाई का जो मानक है वो आम के कंपैरिजन में अमरूद में 1.25 मीटर से लेकर 1.5 मीटर के बीच का होता है। जहाँ आम में आप 3 मीटर तक की छटाई करते हैं, वहाँ अमरूद में 1.25 मीटर के आसपास आपको उसकी छटाई करते हैं। तो मुख्य शाखा आप जो है 1.25 मीटर पर रखते हैं और उसके बाद जब आप छटाई करें तो ये विशेष ध्यान रखें, कटे हुए स्थान पर आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जरूर घोल लगा दें। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आपने पेस्ट नहीं लगाया और जगह खुली रह गई तो उसमें बहुत से कीट और रोग कारक को प्रवेश का द्वार मिल जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे ही आप कटाई छटाई करें तो उसमें खाद का भी प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाद का प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपके पौधों में कल्ले नहीं विकसित होंगे। तो ये ज़रूरी है कि कम से कम आप एक पौधा जो कि 15 साल से 20 साल की अवस्था का बीच है, जिसका आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो 125 ग्राम जो है आप यूरिया और करीब 1400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और इसी तरीके से सिंगल सुपर फास्फेट का आप प्रयोग करके उसको खूब अच्छे से गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करके उसमें खाद का प्रयोग कर दें। जैविक खाद के रूप में आप सड़ी गोबर की खाद कम से कम 40 से 50 किलो प्रति पौधा और 1 किलो के आसपास नीम की खली का भी प्रयोग करेंगे, तो जिससे आपके आगे जो कल्ले होंगे बहुत अच्छे निकलेंगे। कल्ले के प्रबंधन को सीधी भाषा में अगर हम कहें तो कल्ले इस तरीके से प्रबंधित किए जाएं कि हमारा बाग जो है चारों दिशाओं में उसकी टहनियाँ जाएं और आपस में लगे ना। तो 4 दिशाओं में बाहर की ओर जाते हुए कल्लों का अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आगामी जो वर्ष हैं उसमें फसल बहुत अच्छी आएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।